नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं टीवी 9 बिहार झारखंड। 23 नवंबर क्लीन स्वीप का दिन, रिजल्ट का दिन। देश में कई स्टेट्स में उपचुनाव हुए और 2 राज्यों में चुनाव भी हुए। चुनाव के परिणाम ऐसे रहे जो सबको आश्चर्यचकित किया। झारखंड की बात करेंगे। झारखंड के लिए हम बैठे हैं। झारखंड में जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी दलों ने जो कमाल दिखाया वो पूरी तरीके से आश्चर्यजनक कमाल था। कई ऐसे सीट थी जहां पे उम्मीदें नहीं थी, वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कमाल कर दिखाया। इसके साथ ही बिहार की बात कर ले तो बिहार में उपचुनाव हुआ 4 सीटों पे, उधर एनडीए ने क्लीन स्वीप किया। इन सभी सीटों पे बात करेंगे, जो भी यहाँ के समीकरण रहे हैं और किन वजह से कौन कैसे जीता और कौन हारा, इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं पंकज सर, तो इनसे बात करेंगे। उसके अलावा कुछ हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं, उन गेस्ट से बात करेंगे। सर, शुरुआत यहीं से करेंगे। ये कैसा परिणाम है एकदम से, जैसे बिहार में हुआ कि लगातार प्रशांत किशोर बात कर रहे थे और तमाम जो नेता थे, तेजस्वी यादव, एक नई उम्मीद। हम लोग जब चुनाव में घूम रहे थे तब लग रहा था तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव में दिखेंगे, एक हीरो की तरह दिखेंगे। और विपक्ष भी कह रहा था कि ये तो एक टेस्ट है, इसके बाद इसी परिणाम से आगे का चुनाव तय होगा। हम बिहार पे बात करेंगे, पहले हम झारखंड पे बात करते हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया। हेमंत सोरेन जेल में रहे, उस दौरान चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं। चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री बनते हैं उस दौरान कल्पना सोरेन नई नई पॉलिटिक्स में आती हैं। चंपई सोरेन फिर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद चंपई सोरेन तमाम इन मुद्दों पे, जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश घुसपैठ की बात करते हैं, सारी बातें धराशायी हो गई। बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि धाराशायी होने की बड़ी वजह यह है कि हमें यह समझना पड़ेगा कि झारखंड एक छोटा स्टेट है, 81 विधानसभा वाला स्टेट है। वैसे जब बिहार था तो लोग इसको वनांचल भी कहते थे, झारखंड नाम पड़ा। पर यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि यहाँ पर जिस तरीके से लोगों ने मैंडेट दिया उसमें बहुत साफ दिखाई पड़ा है कि जो जनता से जितना जुड़ा रहा है उसकी जीत उस तरीके से हुई है। और दूसरी बड़ी बात जो मुझे सबसे बड़ी बात दिखाई पड़ती है कि बीजेपी का कैंपेन स्थानीय नेताओं पर टिका हुआ नहीं था। बीजेपी का कैंपेन बाहरी नेताओं पर टिका हुआ था और इसलिए बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। बीजेपी वो नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब नहीं हुई। दूसरा कारण मुझे यह दिखाई पड़ता है कि 81 में से तकरीबन 30 ऐसी सीटें हैं, 28-29 सीटें ऐसी हैं जहां पर महिला मतदाता पुरुष मतदाता से कहीं ज्यादा है। अब महिलाओं से कनेक्ट करने में कल्पना सोरेन इतना आगे निकल गई कि उनके सामने कोई दूसरा नेता बीजेपी के तरफ से दिखाई नहीं, कोई महिला नेता नहीं नजर आई जिसको लेकर के कहा जाए कि वो कल्पना सोरेन को मैच कर सकती थी। तीसरी बड़ी बात जो मुझे नजर आई कि हेमंत सोरेन जेल में थे और कल्पना सोरेन इसको मुद्दा बनाते हुए लोगों से ऐसे कनेक्ट कर रही थी जैसे पता नहीं कितने सालों का राजनीति का अनुभव उनके पास है। तो इसमें वो और नेताओं से काफी ज्यादा आगे दिखी। मैं हैरान आज हुआ जब लगातार 10 राउंड तक वो पीछे चल रही थी और उनसे पूछा जा रहा था कि अरे मुनिया देवी से आप हार रही हैं, तो उनका कहना था, जबकि उनके पार्टी के लोग आगे बढ़ रहे थे, जेएम लगातार बढ़त बनाए हुए थी, पर कल्पना सोरेन का जवाब था कि अरे 2-3 घंटे का इंतजार रखिए, सब कुछ ठीक होगा और हम यहां से जीतेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि जो कल्पना सोरेन एजुकेटेड भी हैं, कई लैंग्वेज को जानती हैं, संथाली भी बोलना जानती हैं और पढ़ी लिखी भी हैं, एमबीए की डिग्री है, पर ग्राउंड को जितनी जल्दी उन्होंने जितने बेहतर तरीके से समझा है और जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई है, मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन की पार्टी में जो कमी थी उस कमी को ही सिर्फ पूरा नहीं किया, बल्कि उनकी जो नेगेटिविटी थी उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया और उसको एक ताकत बनाया, जो कि हेमंत सोरेन की जीत की मुझे बड़ी वजह नजर आती है। तो एक तो हेमंत सोरेन का जेल जाना आदिवासियों को कंसोलिडेट कर गया, कल्पना सोरेन का आगे बढ़कर के प्रचार करना, उनको सिंपैथी भी मिली और 29 सीटों पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है, इसका बहुत ज्यादा असर हुआ। मैया सम्मान योजना 1000 रुपए देते रहे, ये
पहले चरण के वोट से एक दिन पहले भी ये एक इंस्टॉलमेंट देते नजर आए और बाद में दिसंबर से 2500 देने की बात कही, तो महिलाओं को साधने में बहुत ज्यादा कामयाब रहे। और जो एक बड़ा फैक्टर मुझे नजर आता है वो है स्थानीय बनाम बाहरी। हाँ। तो स्थानीय नेता पर जेएमएम का चुनाव केंद्रित था, जबकि बीजेपी का हाई प्रोफाइल कैंपेन बाहरी नेताओं पर केंद्रित था। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की विक्ट्री नजर आती है, क्योंकि आप ये देखिए रघुवर दास ने सीएनटी एक्ट में जो वो 46 धारा ला करके वो आदिवासियों की जमीन छीनने की बात जो उस समय हुई, रघुवर दास की करारी हार हुई। पर इस तरह की भी हार नहीं हुई जब बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी। तो इस बात को आप समझिए कि किस तरीके से आदिवासी बीजेपी से दूर हो गए हैं रघुवर दास की सरकार के बाद, कि बीजेपी ने लाख प्रयास किया, चंपई सोरेन को लेकर के आए और उसके बाद संथाल के मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी मुद्दा इनका काम करता हुआ दिखा नहीं। और फाइनली रिजल्ट आपके सामने, लैंडस्लाइड विक्ट्री इसको कहेंगे, इससे कम मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। अपने अतिथियों के पास चलेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं ज्ञान रंजन कुमार जी हैं, स्वागत है सर आपका। आनंद दत्त हैं, स्वागत है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार हैं श्याम किशोर चौबे और मृत्युंजय शर्मा जी, आप सभी का स्वागत है। झारखंड का चुनाव का जो आज परिणाम आया है, इस पर बारी बारी से सबके पास चलेंगे। ज्ञान रंजन जी के पास चलेंगे पहले। हेमंत सोरेन की जीत की सबसे बड़ी एक वजह बताइए आप, क्या लगता है अभी तक आपने जो विश्लेषण किया, जो अभी तक आपने देखा, जो अभी तक का जो बैकग्राउंड रहा है, सबसे बड़ी वजह क्या लगती है आपको? ज्ञान रंजन जी, आवाज। देखिए, अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति को देखेंगे तो उसकी राजनीति ट्रिपल एम से शुरू हुई थी। ट्रिपल एम मतलब महतो, मांझी और मुस्लिम। बीच में तो उनसे कुछ अलग हुए जो सुदेश महतो का उभार होता है। लेकिन इसके बाद पिछले चुनाव से जो 2019 के चुनाव हुए हैं, उस समय से ये देखा गया कि ट्राइबल वोट्स जो है या ट्राइबल सीटें उसके सामने आ रही हैं, उसके पास आ रही हैं। जाहिर है कि ट्राइबल वोट्स उसके पक्ष में। अगर देखेंगे कोल्हान की सीटें हो तो कोल्हान में कोई भी ट्राइबल रिजर्व विधानसभा की सीट ऐसी नहीं है जहां पर कि 50% से ज्यादा ट्राइबल की आबादी नहीं है। चाहे वो चक्रधरपुर हो, मझगांव हो, चाईबासा हो, सरायकेला हो। सरायकेला थोड़ा शहरी क्षेत्र पड़ जाता है, या फिर घाटशिला हो, जो भी सीटें हैं वहां पर जी। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, जैसा कि आप भी जान रहे हैं कि झारखंड में जो लोकल सेंटीमेंट में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी काफी हद तक नहीं, बहुत हद तक सफल हुई है। और उसका परिणाम है कि 55 सीटें जो उनके पास आ रही हैं, उनके गठबंधन को आ रही हैं। और इसमें आप गौर कीजिए, इस बार का पिछले चुनाव में ट्राइबल के लिए जो 28 सीटें रिजर्व थी, उसमें से मात्र 2 सीटें भाजपा को आई थी। इस बार तो घटकर वो 1 हो गई, सिर्फ चंपई सोरेन ही जीत पाए हैं। बाकी की ट्राइबल सीटें, चाहे वो संथाल की ट्राइबल सीटें हो, कोल्हान की ट्राइबल सीटें हो, या फिर दक्षिणी छोटा नागपुर की ट्राइबल सीटें हो, सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी। पिछले मर्तबा जो 2 कैंडिडेट नीलकंठ सिंह मुंडा खूंटी से और तोरपा से, कोचे मुंडा 40,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव। जी, आनंद दत्त के पास चलेंगे। आपका थोड़ा सा नेटवर्क का गठबंधन सफल रहा। हाँ। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, जिस बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव सेट किया था, लेकिन उसके कोई भी स्थानीय नेता, अर्जुन मुंडा उसके बड़े कद के नेता थे, अर्जुन मुंडा मात्र 2-3 जगह चुनाव प्रचार करने गए हैं। अपनी पत्नी के क्षेत्र में नहीं चुनाव प्रचार करते हुए देख गए। नेताओं के भारतीय जनता पार्टी के पास महिला नेताओं की कमी है। कल्पना माफ कीजिएगा, सीता सोरेन को पार्टी में लाया गया, वो जामताड़ा तक सीमित होकर रह गई। गीता कोड़ा को पार्टी में लाया गया, वो जगन्नाथपुर तक सीमित होकर रह गई। अन्नपूर्णा देवी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको उनके ही लोकसभा क्षेत्र तक में सीमित करके रख दिया गया, उनको बाहर नहीं निकाला गया, जबकि वो पढ़ी लिखी महिला है और बंगला भी जानती है। जुगली बंगला भाषी क्षेत्र से दुमका की वो बेटी है और कोडरमा की बहू है, वो बंगला भी जानती है और संथाल परगना क्षेत्र से आती है, उनका उपयोग नहीं किया गया। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ
हिमंता विश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी के जो कार्यक्रम हुए, आधा दर्जन के करीबन जो सभाएं भी, ज्यादा सभाएं भी, और 2 रोड शो हुए उस पर, और अमित शाह की सभा पर निर्भर होकर रह गई। बाकी चीजें जो जिस तरह से होनी चाहिए थी वो करने में भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हुई। दूसरी ओर आप देखिए कि आयातित नेताओं की भरमार भारतीय जनता पार्टी में देखी जाती है। इस बार भी अगर आप गिनती करेंगे, चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से, गीता कोरा कांग्रेस पार्टी से, कमलेश सिंह एनसीपी से, सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से, लॉबिन हेम्ब्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और जान के आश्चर्य होगा चंपाई को छोड़ करके ये सारे नेता चुनाव हार गए। और हार का अंतर भी काफी बड़ा रहा। सीता सोरेन 40,000 से ज्यादा मतों से हारती हैं, कमलेश सिंह 20,000 से ज्यादा मतों से हारते हैं। दूसरी तरफ भाजपा एक नैरेटिव सेट कर रही थी कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, भ्रष्टाचार के कारण से जेल गए थे। लेकिन इससे इतर भारतीय जनता पार्टी ने वैसे नेताओं को लिया जिसको कि पानी पी पी के कभी भारतीय जनता पार्टी गाली दिया करती थी। वो है मधु कोरा, कमलेश सिंह, भानु प्रताप शाही, जो एक ऐसा मंत्रिमंडल हुआ झारखंड में जहां पर मुख्यमंत्री समेत आधे दर्जन मंत्री जेल की हवा खा चुके हैं भ्रष्टाचार के मामले में। आज वो भाजपा के साथ गलबहियां कर रहे हैं। तो जाहिर है कि जिस मुद्दे को भारतीय जनता और उसी तरह के लोगों को जिसको कि सभी लोग जान रहे हैं और वो स्टेबल हो गया है कि वो लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भी जा चुके हैं, वैसे नेताओं को ला करके चुनावी बेतरनी पार करने भाजपा निकलती है। और अपने कार्यकर्ता जो लगातार पिछले 5 वर्षों से पार्टी का झंडा ढो रहे हैं, टिकट के वक्त में उनको दरकिनार कर दिया जाता है। इसका ये परिणाम दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन जो है वो स्थानीय मुद्दे को लेकर चले। उनको पता था कि मैया ये सम्मान योजना हिट करेगी। उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को जैसे ही लागू किया, उस समय से बेबी देवी जो महिला बाल विकास मंत्री थी उनके साथ लगाकर पूरे झारखंड में कार्यक्रम करवाया। उसके बाद 100 से ज्यादा सभाएं कल्पना सोरेन की, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कहीं पर सेंटीमेंट जुड़ रहा था लोगों का किसी नेता के साथ तो वो कल्पना सोरेन थी। और इसका सदुपयोग झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, पूरा महागठबंधन ने किया, इंडिया महागठबंधन ने किया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कांग्रेस पार्टी के लोग हों, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हों, या फिर आरजेडी के कैंडिडेट हों, या फिर माले के कैंडिडेट हों, जो भी सहयोगी दल शामिल हैं, हर दल ने हेमंत से ज्यादा डिमांड की कल्पना की चुनाव प्रचार की सभा की। तो ये एक नैरेटिव जो पिच तैयार किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उस पिच पर जो है सो जा करके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कल्पना और हेमंत की जोड़ी ने की और भाजपा को बुरी तरह से धराशायी किया। आनंद जी के पास चलेंगे, आनंद दत्त के पास चलेंगे। क्या सुदेश महतो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख सहयोगी दल जिनका आजसू पार्टी है, क्या ये कहें कि इस चुनाव में सिर्फ कल्पना सोरेन की रैलियां या बाहरी आयातित नेता ये तमाम मुद्दे ही प्रमुख थे, या ये भी कहें कि एक सहयोगी दल के रूप में, एक सहयोगी गठबंधन के रूप में सुदेश महतो की पार्टी थोड़ा भी मदद नहीं कर पाई जितना मदद मिलना चाहिए था? और क्या ये कहें कि टाइगर जयराम महतो एक युवा नेता जिसने सुदेश महतो को ये बता दिया या एक संदेश भी दिया कि अब सुदेश महतो की राजनीति कम पड़ रही है, कमजोर पड़ रही है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सर देखिए, 2019 में भी जो बीजेपी हारी थी उसकी वजह ये थी कि आजसू के साथ उसका गठबंधन नहीं हो पाया। बाद में सभी ने माना कि भाई आजसू के साथ अगर गठबंधन होता तो हम अधिक सीटें और कम से कम 10 सीटें और ले आते। इस बार जब गठबंधन हो गया तब भी हम ये कहने की स्थिति में है कि सुदेश महतो एनडीए की वो सबसे कमजोर कड़ी साबित हुए। वजह जयराम महतो ही है, क्योंकि उनके जितने भी कैंडिडेट है सबसे ज्यादा वोट कैंची छाप ने अगर कैंची का सबसे ज्यादा कहीं इस्तेमाल किया है तो उसने आजसू के साथ उस कैंची का इस्तेमाल किया है। और भले ही वो जयराम को एक ही सीट मिली, केवल वो खुद एक सीट से जीत पाए हो, वो भी जेएमएम के मंत्री को हरा कर जीते हैं, लेकिन उनका सबसे ज्यादा उन्होंने अगर नुकसान किया तो उन्होंने आजसू का किया है। चुनाव के दौरान बातचीत ये चल रही थी कि भाई ये जयराम सबसे ज्यादा किसका नुकसान करेंगे, तो बीजेपी को लग रहा था कि ये जेएमएम का नुकसान करेंगे। जेएमएम इस बात के लिए निश्चिंत थी कि ये तो आजसू का नुकसान करेंगे और इससे हमारा फायदा होगा। तो एट द एंड होता यह है कि वो आजसू का नुकसान करते हैं और चीजें पलट जाती है। खुद सुदेश महतो खुद भी हार जाते हैं, पहली बातचीत। लेकिन इन सब के इतर हमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीजों को देखना होगा। क्या केवल आदिवासी वोटों की वजह से हेमंत सोरेन जीते हैं? क्या आदिवासी इस बार और ज्यादा बीजेपी से दूर चले गए? तो इन चीजों को बीजेपी को बहुत गहराई से और एक लंबे थॉट प्रोसेस के साथ उसको देखना होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का मिजाज अलग है।
मणिपुर के आदिवासियों का मिजाज अलग है, मध्य प्रदेश के आदिवासियों का मिजाज अलग है। जब आप रेबेल, आदिवासी रेबेल को देश भर में अगर आप काउंट करेंगे, देश भर में ढूंढने जाएंगे, सबसे ज्यादा आदिवासी रेबेल स्वतंत्रता के टाइम से लेकर आज तक किसी भी मुद्दे पर आपको झारखंड में देखने को मिलेंगे। राजनीतिक जागरूकता का जो स्तर है वो झारखंड के आदिवासियों के बीच में बहुत ज्यादा है। तीसरा कि झारखंड, अभी ज्ञान रंजन सर कह रहे थे कि मुसलमानों के साथ माझी, मोमिन और एक और चीज कह रहे थे सर आप, का जो गठबंधन महतो। तो ये देखिए, तो हम इस बात पे लेके जा रहे हैं कि माझी, मोमिन लगातार इनके साथ है, और जब आप इसको तोड़ने की कोशिश तब करते हैं जब आपको कहीं ना कहीं फ्रिक्शन दिखता है, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है या लड़ाई करवाया जा रहा है। अगर दोनों समाज के बीच में पहले से ही टकराव होता, एक बड़ा गैप होता, तो उस गैप को और बड़ा करके फिर आप राजनीतिक फायदा उठा सकते थे, लेकिन ग्राउंड पे ऐसा पहले भी नहीं रहा और इस वक्त भी नहीं था। तो आप जो उस गैप को क्रिएट करने की कोशिश किए, उसमें आप बुरी तरीके से नाकाम हो गए हैं। आगे जब अब बीजेपी को अगर यही, जैसे कि बीजेपी सरना कोड पे बात ही नहीं कर रही है, 1932 पे वो बात ही नहीं करती है, CNTSPT पे कायदे से बात ही नहीं कर रही है, और उसकी जो आइडियोलॉजी है या फिर वो आइडियोलॉजी जहां से लेती है बीजेपी, वो इसकी इजाजत भी बीजेपी को नहीं देता है। तो आने वाले टाइम में अगर वो नागपुर को नहीं मना पाया, तो आने वाले टाइम में भी बीजेपी के लिए यहाँ पर कम से कम ट्राइबल इलाकों में हो सकता है कि ट्राइबल एक साथ चला जाए और माझी और मोमिन को तोड़ ले बीजेपी, कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में, तब जीत सकती है। लेकिन आदिवासियों का विश्वास आप इन्हीं 3 शर्तों पर जीत सकते हैं, जिसके लिए कि आरएसएस कभी तैयार नहीं होता है। तो आपको एक तो नए सिरे से बीजेपी को आदिवासी नेताओं को तैयार करना होगा, आदिवासी महिला नेता को तैयार करना होगा, क्योंकि आपको अगले चुनाव में अब कल्पना सोरेन का काउंटर ढूंढना है। कल्पना सोरेन का काउंटर ढूंढने के लिए आपको नए आदिवासी महिला चेहरे की जरूरत है। महिला चेहरा आप तैयार कर रहे थे किसको? महिला चेहरा आप तैयार कर रहे थे आशा लकड़ा को। हालांकि उनको इस बार चुनाव नहीं लड़ाया, उनको अनुसूचित जनजाति आयोग में भेज दिया और उनसे मनमाफिक रिपोर्ट तैयार करवाया, उनकी इमेज भी अब वो चलेगी। तो एक और जो नेता बन सकती थी, उसकी भी संभावना फिलहाल खत्म होती दिख रही है। बिल्कुल। श्याम किशोर जी हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम किशोर जी, ये सारी बातें यहाँ पे हुई, इसके अलावा एक बात जो बैकग्राउंड में चल रही है, और वो बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी बाहर से नेताओं को लाती है, लेकिन उसके स्टेट के भी कई नेता हैं, मुख्यमंत्रियों का तो उनके पास श्रृंखला है। लेकिन इन सब के बावजूद क्या ये कहें कि जैसे दिल्ली में केजरीवाल के सामने कोई नहीं खड़ा है, बीजेपी का कोई एक चेहरा नहीं है बीजेपी के पास, या बिहार में कह लें कोई ढंग का चेहरा नहीं, ऐसा कहा जाता है, मजबूत नेतृत्व, क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है कि झारखंड में बीजेपी के पास कोई एक ऐसा मजबूत नेतृत्व नहीं है जिसके बारे में झारखंड के लोग जो भाजपा को वोट करते हैं वो एक बार में कहें कि हम इसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? क्या वो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? क्या बाबूलाल मरांडी को वो बनाना चाहते अगर वो वोट करते? इस पर क्या रहा? क्या चेहरे के नाम पे भी बीजेपी पिटी है? देखिए, बीजेपी के पास चेहरों की कमी नहीं है। आप झारखंड में भी देखिए तो ट्राइबल लीडर्स इनके पास हैं और खूब हैं, ऐसा नहीं है, खूब है और बल्कि नामी है। अब एक हेमंत सोरेन हो गए और कहिए कि जैसे इंसिडेंटल चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन हुए थे, वैसे ही इंसिडेंटली कल्पना सोरेन का ये जलवा छा गया। अदरवाइज भाजपा के पास ट्राइबल लीडर्स की कमी नहीं है, बहुत हैं। आप अर्जुन मुंडा लीजिए, अर्जुन मुंडा बहुत कमजोर, न कमजोर चेहरा है न कमजोर लीडर है। बाबूलाल मरांडी हैं। मधु कोड़ा का भी शायद इस्तेमाल कम, एकदम नहीं के बराबर हुआ। खुद जो ये खूंटी से हार गए नीलकंठ मुंडा, वो भी बड़े लीडर हैं। इनके पास कड़िया मुंडा जैसे लीडर हैं। लीडर्स की कोई कमी नहीं है। मेरे ख्याल से चुनाव में बीजेपी ने अपने ढंग से हाई प्रोफाइल चुनाव प्रचार किया, ये इनकी स्ट्रेटेजिक भूल थी। मैं आप लोगों के साथ बहुत पहले भी कह चुका हूं और कई बार कहा मैंने कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला इन लोगों ने खूब उछाला। मेरे ख्याल से इनकी जो मुद्दे उछाले गए उसमें सबसे ज्यादा यही उछला और इससे पूरा झारखंड प्रभावित नहीं है। संभव है कि संताल परगना जो बॉर्डरिंग इलाका है पश्चिम बंगाल का, वहां कुछ हो, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है। जैसा कि
आनंद जी ने कहा कि आशा लकड़ा से एक रिपोर्ट दिलाई गई, जैसा कि पहले पंकज जी भी जिक्र करते थे, जमाई टोला और सीतापुर और क्या क्या, तो वो सब तो फेल कर गया ना, वो फेल कर गया। मैंने आपसे कहा था पंकज जी से, अंकित जी आपसे भी, कि ये बाउंस बैक कर जाएगा, और हो गया। सीता भी नहीं चली, गीता भी नहीं चली, और बीजेपी के ही एक लीडर ने मेरे को उपलब्ध कराया था कि 68 सीटों पे इनके कैंडिडेट थे, उसमें 35 अन्य दलों से आए हुए। तो सवाल है, जैसा कि ज्ञान रंजन ने कहा, अब स्थानीय जो आपके अपने हैं, जो जिन लोगों ने झंडा लगाया, बैनर लगाया, पार्टी की सेवा की, आप उनको भी तो महत्व दीजिए। जब लाई, अच्छा, जो 65 बाहरी आए उनमें कई ऐसे हैं, अब एक तरह से कहिए कि कोड़ा कैबिनेट में जितने लोग दागी थे वो सब आ गए। आपके जरमुंडी में हरनारायण राय थे, उन्होंने सपोर्ट किया, खड़े तो नहीं थे। तो ऐसे में नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात, इसके पहले 4 बजे भी मैं कह चुका हूं कि आप स्थानीय नेतृत्व को उभारिए, यहाँ लोकल कनेक्ट चाहिए ना। आप ऐसा कई देखिएगा कि चुनाव में हमने देखा है, जैसे हार के बाद ये विश्लेषण होता है। एक बात आप समझ लीजिए अंकित जी, झारखंड जो उड़ीसा में ट्राइबल हैं, मध्य प्रदेश में ट्राइबल हैं, बंगाल में ट्राइबल हैं, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल हैं, ये ट्राइबल आबादी से घिरा हुआ ये राज्य है, और यहाँ पे 26% ट्राइबल हैं, लेकिन उनमें 32 जनजातियां हैं, 9 भाषाएं हैं, और सबका अपना अलग अलग ये है। अगर कोई ट्राइबल लीडर, अब जैसे जो प्रमुख जातियां हैं उनमें देखिए, मुंडा हैं, उरांव हैं, संताल हैं, हो हैं, ऐसे एक क्षेत्र का ट्राइबल दूसरे क्षेत्र के ट्राइबल को सपोर्ट भले करे, लेकिन वोट में वो उसको सपोर्ट नहीं करता है। अगर मुंडा ट्राइबल उरांव क्षेत्र में खड़ा हो जाए तो मेरा भरोसा है कभी नहीं जीतेगा। संताल ट्राइबल अगर हो क्षेत्र में खड़ा हो जाए वो कभी नहीं जीतेगा। तो इस चीज को समझना होगा, और उस ढंग से इनको स्ट्रेटजी तय करनी होगी। स्ट्रेटेजिक भूल है, और अब मृत्युंजय जी हैं, शायद वो नहीं मानेंगे, लेकिन ये चुनाव मैंने देखा कि चुनाव के दौरान मीडिया में बहुत उछला हेमंत वर्सेस हिमंता, और फैक्ट है कि जैसे नाम लिया गया कि हिमंता विश्वा शर्मा, शिवराज सिंह फिर भी गंभीरता से काम करते रहे। हिमंता विश्वा शर्मा ने तो तूफान मचा दिया था, लगता था कि अकेले सारा कुछ कर लेंगे, साम दाम दंड भेद सारा कुछ उनके हाथ में था। फैक्ट यही है, जो लगा बाहर से लगा, अंदर का मैं नहीं जानता हूँ, बाहर से यही लगा कि चुनावी रणनीति का जो होता है साम दाम दंड भेद सारा कुछ उनके हाथ में था। और बेशक बहुत मेहनत की उन्होंने, मतलब अभी यहाँ है, कुछ देर बाद कहीं है, कुछ देर बाद कहीं है, वो चैन से रहे नहीं, लेकिन रणनीतिक भूल हुई, रणनीतिक चूक इनको ले डूबी। अदरवाइज ऐसा नहीं है, भाजपा का बेस है। रही बात ट्राइबल्स की, तो देखिए 2 चीजें हैं, ट्राइबल्स और कुर्मी। कुर्मियों में क्यों नाराजगी है भाजपा के प्रति? मेरे ख्याल से सुदेश महतो को जो इतनी सीटें सौंप दी गई, शायद लोकसभा चुनाव को देखते हुए सौंपी गई होंगी, अदरवाइज सुदेश महतो को इतनी सीटें देने की जरूरत नहीं थी, वो 5-6 सीटों पे भी मान सकते थे। क्यों दे दिया गया? महतो लोगों का एक कहना है, कुर्मी लोगों का, कि 2004 में जब बीजेपी लेड गवर्नमेंट थी तब उनको, जैसे मैतेई लोगों का हाल है मणिपुर में, ठीक वही हाल यहाँ महतो लोगों का है। ये 1951 के पहले ट्राइबल में आते थे, इनकी मांग थी कि हमको ट्राइबल में इंक्लूड किया जाए। तो 2004 में जब बीजेपी लेड गवर्नमेंट थी तब केंद्र सरकार को कैबिनेट डिसीजन भेजा गया था प्रस्ताव करके कि भाई इनको उसमें शामिल किया जाए, आज तक नहीं हुआ है। संजोग से पिछली जो मोदी सरकार 2 थी उसमें यहीं के अर्जुन मुंडा जी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर थे, तो नहीं हुआ, तो वो अलग नाराज हो गए। ट्राइबल्स की नाराजगी के अलग अलग कारण हैं। हालांकि बीजेपी और इसके सहयोगी संगठन मेरी समझ से पिछले 5 वर्षों से बड़े प्रयत्न पूर्वक ट्राइबल इलाके में काम कर रहे थे, नो डाउट अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अपनी ओर मेरे ख्याल से नहीं ला सके। जब 28 में पिछली बार 2 लाए थे अकेले लड़के, और इस बार सामूहिक रूप से लड़के भी अगर 1 पे जीत रहे हैं तो 1 पे जीत रहे हैं, और फैक्ट है कि वो
चुनाव चिन्ह भले भाजपा का है, लेकिन वो चेहरा तो झामुमो का ही है, चंपई सोरेन का, वो जीत रहे हैं। मृत्युंजय आपका जी आपके भाजपा पास वाला जाएंगे। चेहरा वाला नहीं जीत रहा है। अब मृत्युंजय जी तो जाहिर बात है कि वो विद्वान आदमी है, काफी पढ़े लिखे हैं, वो ज्यादा गहराई से समझते हैं, वो सारी चीजें बोलेंगे। लेकिन ये है कि अब चुनाव है, अब तो हो गया, अब तो सांप चला गया बिल में, लाठी पीटते रहिए वाला हाल है। अब 5 साल फिर तैयारी करें। मृत्युंजय अदरवाइज जी इनके पास ट्राइबल लीडर्स की कमी नहीं। ये एक मुद्दा चला कि बांग्लादेशी घुसपैठ का, उसके साथ एक पैरेलल में मुद्दा चला कि मुस्लिमों की जो संख्या है लगभग बड़ी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी, 2001 फिर 11 उसके बाद फिर जनगणना हुआ ही नहीं। क्या ये कहा जाए कि बीजेपी इस भ्रम में है या उसको पता नहीं है कि गणना अभी एक्चुअल है क्या, कि इसकी पॉपुलेशन कितनी है? क्योंकि ये भी एक सच है कि वहां पे आदिवासियों में बहुत बड़ी संख्या क्रिश्चियंस की भी है और मुस्लिमों की भी संख्या बड़ी है। यह सब चीजों का भी तो इफेक्ट पड़ता है, इनका कितना प्रभाव है? नहीं, दो पहलू है। एक, अगर आप बोलेंगे कि फैक्चुअली संख्या बढ़ी है या नहीं, वो तो बहुत न्यूमेरिकल वे में, इनफैक्ट आप ही के एक शो पे मैंने कैलकुलेट करके करने की कोशिश की थी कि 1951 से अगर 2011 तक के सेंसस में देखेंगे तो जो मुस्लिमों की वृद्धि हुई है आबादी में, वो 14% वृद्धि हुई है। और नेशनली अगर आप देखेंगे, उनकी चूंकि फर्टिलिटी रेट थोड़ा हम ज्यादा मानते हैं, तो नेशनली 4% है। तो संथाल परगना में करीब करीब 10% ज्यादा आबादी है। और 2011 का ही सेंसस लेंगे तो संथाल परगना का पॉपुलेशन 70 लाख है और उसका 10% बन के आता है 7 लाख। तो 7 लाख एक्स्ट्रा मुस्लिम पॉपुलेशन संथाल परगना में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब दूसरी बात है मुद्दे की। सो फैक्ट ये है, इस पे कोई डाउट नहीं है क्योंकि एकदम नंबर्स है। दूसरा है जो आपने कहा कि वो कितना कनेक्ट कर पाया, इससे मैं सहमत हूं आपकी बात से। कई बार क्या होता है, और ये चीज हम हाइंडसाइट में डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, अगर कल ही हम ये डिस्कशन कर रहे होते तो शायद इतने कन्विक्शन से हम सभी नहीं बोलते कि ये मुद्दा शायद उतना प्रभावी नहीं होगा। लेकिन आज हम हाइंडसाइट में बोल रहे हैं क्योंकि रिजल्ट्स वैसे नहीं आए। तो मैं मानता हूं हो सकता है ये हुआ हो, क्योंकि ये जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, इसका सीधा सीधा असर जो एक डेली लाइफ बोलते हैं उसमें बहुतों की डेली लाइफ में कोई चेंज नहीं आता है। सो फॉर एग्जांपल, मैं रांची रहता हूं, मुझे बहुत कोई ऐसा चेंज नहीं दिखता है मेरे आसपास इस डेमोग्राफिक चेंज से। और इस प्रकार के कई ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसा इमीडिएट कोई उससे असर नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, हो सकता है ये मुद्दा कनेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि डेली लाइफ से किसी को असर नहीं हो रहा है। और थोड़ा सा जो ये मुद्दे होते हैं, ये फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। इन सारे मुद्दों में ज्यादातर आप नैरेटिव भी जो देखेंगे, ये बोला जाता है कि ये जो डेमोग्राफिक चेंज है, इससे आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। वो रीजन वहां की पॉपुलेशन इन्वर्जन होने वाली है, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। एक जनरल वोटर से आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप 10 साल बाद के मुद्दों की बात करें। तो हो सकता है, मैं फिर से कह रहा हूं, कि ये शायद कनेक्ट इमीडिएट नहीं बन पाया हो, और ये इससे बिल्कुल मैं सहमत हूं। दूसरा, देखिए, भाजपा जहां कहीं भी चुनाव लड़ती है, और जितने भी मेरे साथी पैनलिस्ट लोग मानेंगे कि बहुत तन्मयता से चुनाव लड़ते हैं, और एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज, इनफैक्ट मैं खुद उस मैकेनिज्म का इतना स्ट्रांगली हिस्सा रहा हूं, तो छोटी से छोटी जो बूथ और पन्ना प्रमुख तक इतनी मेहनत से हर व्यक्ति तक पहुंचा जाता है, अपनी बातों को पहुंचा जाती है, कि वोटर तक पहुंचा जाता है। आप देखेंगे हर एक व्यक्ति, और जो हमारे प्रभारी भी आए, सह प्रभारी भी आए, हर एक को इतना इन्वॉल्व होके इलेक्शन में लड़ता है। रिजल्ट्स अलग हो सकते हैं, मैं मानता हूं, और फिर से उसमें तो फिर चिंतन की बात है, समीक्षा की बात है कि क्या करेक्ट हुआ और क्या नहीं। दूसरा, मैं एक और चीज बोलूंगा, देखिए, झारखंड एज अ स्टेट आप देखेंगे थोड़ा सा, मैं इनफैक्ट ज्ञान रंजीत जी ने भी कहा और आदरणीय श्याम जी भी कह रहे थे कि बहुत ज्यादा लोग इधर से उधर आपको टिकट्स वाले मिलेंगे। इसमें मैं मानता हूं ये झारखंड, ये को बीजेपी का नहीं, ये झारखंड पॉलिटिक्स का कैरेक्टर हो चुका है। तो आप शुरू से देखेंगे सारे पार्टीज में, किसी एक पार्टी का अब ये नहीं रहा, शुरू से जितने भी, चूंकि सरकारें बहुत अस्थिर रही, तो क्या हुआ, जितने भी कैंडिडेट्स होते थे, उनका जो इमीडिएट एम होता था वो चुनाव जीतना और किसी प्रकार से पॉलिटिकल सर्वाइवल का इंटरेस्ट होता था कि 2 साल भी, 3 साल भी किसी प्रकार से विधायक रह जाए, अगर मंत्री है तो मंत्री रह जाए, टिक जाए। उसके कारण क्या होने लगा, जो एक अफिलिएशन, एक जो लॉयल्टी होती है पार्टी की, वो आपको इनफैक्ट नंबर्स वाइज आप देखेंगे तो झारखंड में लीस्ट दिखेगा आपको, अक्रॉस पार्टी लाइंस में बोल रहा हूं। और वही चीज तो पॉलिटिकल कंपल्शन में फिर आपको भी उन्हीं को टिकट देना पड़ता है जिस प्रकार के कैंडिडेट्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं। तो ये दूसरा चीज है। तीसरा, मैं बोलता हूं कि झारखंड डेमोग्राफिकली एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेट हो गया, और इनफैक्ट बहुत अच्छे से ज्ञान जी और आनंद जी भी इस बात को बता रहे थे कि 26% आदिवासी है और 14% मुस्लिम आबादी है।
और इनको पिछले 5 वर्षों में अगर आप खास करके देखेंगे, इनफैक्ट 2019 के जब हम रिजल्ट्स देखते हैं तो हम बोलते हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन ने बहुत स्ट्रांगली जेएमएम को बैक किया, और जो मुस्लिम थे वो थोड़ा सा जेएमएम को बैक किया उन्होंने, और कांग्रेस को बैक किया। लेकिन पिछले 5 वर्षों में जब ये सरकार में रहे, मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन जेएमएम की ओर और शिफ्ट करता गया। तो एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन बना है, इसको मानने में कोई दो मत नहीं है हमें। एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन बना है, और 40% वोट बैंक एक बहुत स्ट्रॉन्ग वोट बैंक होता है। सत्ता में आने के लिए काफी होता है 40%। उसमें हमारी कोशिश इस बार ये थी कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन स्पेसिफिकली जो भी नाकामियां रही हैं सरकार के, और खास करके उन नाकामियों से हर वर्ग जूझता है, तो ट्राइबल पॉपुलेशन भी उससे जूझता है, तो उसे कम से कम उनके सामने ले जाकर उनको ये बात रखा जाए कि सरकारें और बेहतर चल सकती है। दूसरा कोई भी हो सकता है, हाँ ठीक है, आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन शायद आदिवासियों का दर्द उतने अच्छे से नहीं समझ पा रहे, इसीलिए सॉल्व नहीं कर पा रहे, और ये बात रखी गई। मैं फिर से कहता हूं, हो सकता है ये हाइंडसाइट में बहुत आसान होता है इस चीज को कहना कि ये मुद्दे शायद अच्छे से कनेक्ट नहीं किए। मैं फिर भी मानूंगा, अगर वापस फिर से 2 महीने पहले जाना हो, फिर से कैंपेन करना हो, तो शायद 95% चीजें सेम ही रहेंगी। आप हाइंडसाइट में इन रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं, आगे देखते हुए कभी कल तक, मैं कल तक बता रहा हूं अंकित जी, कल तक, और कल इनफैक्ट ज्ञान रंजन जी भी थे, एक जगह पे हम लोग थे, सब साथ में ही थे, काफी सारे पत्रकार बंधु वहां पे थे, सब थोड़ा सा, सबके थोड़ा वेरिंग ओपिनियंस थे। कुछ लोग इंडिया गठबंधन को एज दे रहे थे, कुछ एनडीए को एज दे रहे थे। कल तक कोई श्योर नहीं था, और ये ज्यादातर बात हो रही थी कि जो भी होगा वो 2-4 सीटों में आगे पीछे में होगा, उससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं होने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से जितना मेजर ये डिफरेंस आया है, ये और थोड़ा सा नंबर्स आने देते हैं मेरे ख्याल से ना, थोड़े, एक जो महिला सम्मान वाला है वो भी इनफैक्ट मेरे को बहुत कन्विंसिंग पॉइंट लग रहा है, लेकिन और जितने नंबर्स आएंगे तो समझ में आएगा कि जो 5% का वोटिंग डिफरेंस दिखा, वो शायद उसलिए था कि वो मैया सम्मान योजना के तहत वो लोग उनसे जुड़े और बाहर भी निकले वोट करने को, और ज्यादातर उनका वोट जेएमएम को गया। लेकिन थोड़ा सा और जैसे जैसे नंबर्स आएंगे, कौन से सेगमेंट्स ने, कौन से एरियाज ने, कौन से जेंडर ने ज्यादा वोट दिया, तो मेरे ख्याल से ज्यादा आसान होगा एनालाइज करना कि क्या एग्जैक्ट कारण थे हार और जीत के। पंकज सर, क्या ये जो डायरेक्ट लाभार्थी की जो बात है कि जो लाभ डायरेक्ट पहुंच रहा है मैया सम्मान योजना की, अंकित जी मुझे थोड़ा सा एक फ्लाइट पकड़ना है तो मुझे निकलना होगा, मैं माफी चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कुछ ज्ञान दिया। जी। तो ये जो लाभार्थी वर्ग है जिसके पास डायरेक्ट पैसा पहुंच रहा है, एक लगातार जो अब देखें एक सिलसिला चल रहा है, जैसे कि मध्य प्रदेश में हमने देखा, केंद्रीय नेतृत्व की बात कर लें तो मोदी सरकार की कुछ योजनाएं हैं, जो शौचालय के लिए पैसे मिले, या जो उज्ज्वला योजना है, या जो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि मिलता है। हम पास में दिल्ली है, हमारे दिल्ली में देखते हैं कि केजरीवाल की जो योजनाएं हैं किस तरीके से वो एकदम से क्लीन स्वीप मारती हैं जब इलेक्शन आता है, और वो काम करती हुई दिखती हैं। क्या इन सब चीज़ों से अलग अभी जो एक जिक्र है कि ये जो मैया सम्मान योजना है, बीजेपी ने गोगो दीदी योजना का वादा किया, लेकिन उन महिलाओं को जिनको 3-4 महीने से ही सही जो जिनके अकाउंट में सीधे पैसा पहुंचा और वो आगे निकल के वोट की, क्या इसका बड़ा असर है, या ये कहें कि साइलेंट वोटर इस बार महिलाएं ही काम की, सबसे बड़ा जो परिवर्तन है? नहीं, आप क्या कहते हैं, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, महाराष्ट्र में भी और सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन महिलाओं को साधने का प्रयास किया गया ना, लड़की बहन योजना जो है वहां हिट हुआ, और महाराष्ट्र में बीजेपी थम्पिंग मेजॉरिटी से जीत रही है। तो देखिए, फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन है जो बड़ा इंपैक्ट डालता है। अब 5% ज्यादा वोटिंग हो रहा है, गांव में ज्यादा हो रहा है, महिलाएं ज्यादा निकल करके आ रही हैं, और आपका पूरा कैंपेन जिस बात पे सबसे ज्यादा फोकस था वो बिल्कुल काम नहीं करता है। जैसे कैंपेन था कि भाई अब बांग्लादेशी घुसपैठिए, और बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा संथाल तक होना चाहिए था, पर संथाल के अलावा आपने हर जगह घुमाया, तो हर जगह लोगों को समझ में ही नहीं आया कि आप कौन सी बातें कर रहे हैं। जैसे अभी कह रहे थे ना मृत्युंजय जी की, रांची में रह करके मैं एंटिसिपेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे यहां पर इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। तो सवाल यह है कि आपकी गलती यहां पर हो गई। दूसरी बड़ी गलती यह हो गई जो मैं समझ पाता हूं कि जैसे आप महाराष्ट्र में देखें कि लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में ऐसा क्या कोर्स करेक्शन किया गया कि जबरदस्त चुनाव का परिणाम बीजेपी के फेवर में चला गया। देखिए, जीत और हार का फर्क लोकसभा चुनाव में भी 1% या उससे भी कम था, लेकिन सीटों का अंतर कितना था?
पर आप देखिए कि बीजेपी ने कैसे अपने आप को रीओरिएंट किया। आरएसएस एक्टिव नहीं थी, आरएसएस का साथ लिया, कई तरह की योजनाएं साथ रखी। जो उलेमा बोर्ड काउंसिल की मांग को कांग्रेस और तमाम लोग मान गए और बड़ा प्राउडली पब्लिक में कह रहे थे कि हम उनकी मांगों को मान रहे हैं, उसको बीजेपी ने कैसे भुनाया और अपने पक्ष में कर लिया। और देख लीजिए कि महाविकास आघाड़ी 50 के आसपास सिमट करके रह गई है। यहां पर हुआ क्या, यहां पर देखिए, एक तो मुद्दा गलत पिक किया गया। ये मुद्दा पूरे झारखंड का मुद्दा नहीं हो सकता है जो इन्होंने सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा पिक किया। मुझे लगता है कि हेमंता जिस बात के एक्सपर्ट हैं उसी सब्जेक्ट को उन्होंने झारखंड में दोहराने की कोशिश की। वो आसाम में पैन आसाम यूजफुल हो सकता है, पर ये पैन झारखंड यूजफुल नहीं हो सकता। झारखंड में अभी श्याम किशोर जी बता रहे थे कि जो ट्राइबल्स भी हैं वो कई जातियों में, 32 जातियों में बटे हुए हैं। तो सवाल यह है कि आप ये जो मोमिन और मांझी को लड़ाने का प्रयास कर रहे थे वो कामयाब नहीं हुआ। दूसरा जो मुझे सबसे बड़ा फैक्टर दिखता है, मैया, और ये तो फैक्टर है ही, और एक तीसरा फैक्टर जो मुझे दिखता है वो ये है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। जब तक आप किसी नेता से कनेक्ट नहीं करते हैं तब तक आप उसको वोट देना नहीं चाहते। अब कल्पना सोरेन से लोग कनेक्ट कर गए क्योंकि वो उनको भाभी के रूप में दिखने लगी, बेटी के रूप में दिखने लगी। वो जब से पिछले 5-6 महीने से घूम रही थी तो वो कह रही थी कि मेरे पति को कैसे इन लोगों ने फंसा दिया, और ये लोग हाई प्रोफाइल कैंपेन कर रहे थे, जमीनी हकीकत से कोसों दूर थे। तो इससे मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है। और उससे एक और अलग चीज जो मुझे नजर आता है, क्योंकि मैं बीजेपी को बहुत नजदीक से देखता रहा हूं, खास तौर पर जब भी आप अपने काडर को समझा नहीं पाते, आप राजस्थान जाइए, राजस्थान में देखिए कि बहुत जगह पे बागी उम्मीदवार थे, उनको इन लोगों ने मना लिया तो 7 में से 5 सीट जीत गए। यहां पर आप 35 उम्मीदवार बाहरी हैं, उनको टिकट दे रहे हैं। अब सोचिए, जमशेदपुर पूर्वी से भले ही पूर्णिमा दास साहू जीत जाए, लेकिन वहां शिवशंकर सिंह तक को नहीं मनाया जा सका जो कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब अगर रघुवर दास अपनी बहू के लिए एक नेता को नहीं मना पा रहे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पूरा बाहरी दखल था, जो अंदरूनी लीडरशिप था वो बहुत इफेक्टिव नहीं था, इसलिए जो बागी हुए उनको मना करके लाया नहीं जा सका ढंग से। आप निरंजन राय को ले आए लेकिन शिवशंकर सिंह को क्यों नहीं लाए? और ऐसे कई सारे लीडर्स होंगे जिनको बीजेपी मना नहीं पाई होगी और उसका भी इंपैक्ट दिखा है, क्योंकि इतनी करारी हार मुझे नहीं याद है कि मतलब इस तरीके की हार बीजेपी की हुई है और इस तरह से कभी भी जेएमएम सीटें ला पाई। बिल्कुल। और बेहतर बता सकते हैं जो वहां पर जमी, तो मुझे मल्टीपल रीजंस दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा ऐसा था जो कि जमीन से कोई कनेक्ट ही नहीं था उसका, और परिणाम अब सबके सामने। ज्ञान रंजन जी के पास जाएंगे। ज्ञान रंजन जी, 56 सीटें जेएमएम और उसके गठबंधन लाती है, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। 81 सीटों में कहें कि जो इंडिया अलायंस है उसके लिए अलायंस के तौर पे जो पुराना इससे पहले जो इलेक्शंस हुए उसमें लगातार देखें कि जेएमएम कभी बीजेपी के साथ जाती है, कभी कांग्रेस के साथ जाती है, उसके बाद रघुवर दास आते हैं, रघुवर दास के बाद ये चीज़ें बदल जाती हैं और वो हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री बनते हैं उसके बाद वो अब दोबारा रिपीट करते हैं और पूरी ताकत के साथ दोबारा आते हैं। इसके पीछे क्या ये कहा जाए कि कांग्रेस का वोट बैंक भी उतना कमजोर नहीं है, उसका वोट बैंक प्लस जेएमएम का वोट बैंक, जो इसका जो समीकरण बना है, ये समीकरण को बीजेपी तोड़ नहीं पा रही है, या सिर्फ यही लाइन जो बार बार कही जा रही है कि आदिवासी वोट बैंक ही एक सबसे बड़ा समीकरण है जो कि बीजेपी भी जिस पे खेल रही है और दूसरे लोग भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासियों का वोट नहीं साध पाए इसलिए नहीं जीते। तो देखिए, झारखंड की राजनीति में अगर आप देखेंगे तो 2-3 चीजें बहुत मायने रखती है। पहली बात तो ये है कि जैसा कि बताया गया है कि अगर ट्राइबल पॉपुलेशन और मोमिन पॉपुलेशन को अगर आप जोड़ देते हैं वो लगभग 40% के करीब होता है, और 40% को साधने में 100% सफलता इंडिया गठबंधन को मिला। पहले जो मुस्लिम वोट ज्यादातर कांग्रेस, जबकि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होता था, उस समय कांग्रेस के पास जाते थे,
वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी ओर शिफ्ट कराने में भी सफलता हासिल की, कांग्रेस को तो वो मिल ही रही थी। दूसरी तरफ अगर देखें ट्राइबल सीटों की बात, ट्राइबल वोटों की बात, तो ट्राइबल वोट जो पिछले 2 चुनाव से 3 चुनाव, सब तो 3 चुनाव आज को लेके हो गए, 3 चुनाव से लगातार जिस तरह से भाजपा से दूर होती जा रही है, वो भाजपा के लिए सबसे चिंतनीय विषय है। तीसरा सबसे बड़ा चीज ये होता था कि जो शहरी क्षेत्र बोला जाता था कि शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी खूब, उसका कमल खूब खिलता है। अब जरा गौर कीजिए, सिंदरी इंडस्ट्रियल एरिया, वहां से भाजपा हारती है, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया, वहां से भाजपा हारती है, और भी कई सीटें हैं देवघर में, जहां पर कि ग्रामीण क्षेत्र भी है लेकिन शहरी आबादी भी काफी संख्या में है, वहां पर भाजपा हार जाती है। गोड्डा जिला मुख्यालय है, वहां से भाजपा हार जाती है। मैंने पहले ही बताया था कि देवघर और राजमहल में 2 जगह पर, शायद पंकज जी को ध्यान होगा, उस दिन पंकज जी साथ में थे, मैंने कहा था कि ये दोनों सीट भाजपा लूज कर रही है। जब उन्होंने साफ पूछा था कौन कौन सी सीटें लग रही है भाजपा की लूज होगी, तो वो सीन अगर पहले से लोगों को, जबकि इतनी जद्दोजहद के चल रही थी परिणाम को लेकर के, कोई भी क्लियर कट कॉन्सेप्ट ये नहीं दे पा रहा था कि 56 सीटें इंडिया गठबंधन को आएंगी, कांटे की टक्कर होगी, 2-4 सीटें आगे पीछे होगा, लेकिन इतनी बड़ी मार्जिन होगी, भारतीय जनता पार्टी इस तरह से पीछे हो जाएगा, जो अगर देखा जाए तो 2009 के चुनाव के बाद भाजपा की सबसे करारी हार है। 2009 में भाजपा को 18 सीटें मिली थी, और ये उसके इनके बाद लिए वैसा ही हो गया जैसे हरियाणा में कांग्रेस का हुआ था। बिल्कुल, तो ये स्थिति बनी है। तो इसके पीछे मुख्य वजह यह है, सबसे बड़ी वजह जो है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को जो समुचित सम्मान मिलना चाहिए वो झारखंड में नहीं मिल पा रहा है। भाजपा में वही हो रहा है जो ऊपर बैठे हुए 5 नेता चाहते हैं, ऊपर से जो लोग आते हैं। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि प्रदेश मुख्यालय में ऐसे लोग बैठते हैं जिनके अपने 15 कैडर नहीं होंगे, वो महामंत्री बने हुए हैं पार्टी के, वो राज्यसभा के सांसद बन गए हैं, और वो टिकट बांटने में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाते हैं। अगर ऐसे लोगों के साथ बैठ करके भाजपा जो है जमीनी हकीकत को तलाशेगी, जो कभी जमीन पर जाना मुनासिब नहीं समझता। जी, शायद आवाज कट रही है। आनंद, हाँ ठीक है, आनंद जी के पास जाते हैं। आनंद कार्यक्रम में निकलना है ना फिर। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद ज्ञान रंजन जी। आनंद जी, युवाओं का मुद्दा उठा, एसएससी का मुद्दा, जेएसएससी का मुद्दा उठा, जिस पे अभी तक हमने बात नहीं किया, हमारी पूरी डिबेट चली। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक बार इधर भी जाते हैं कि युवाओं का जो ये मुद्दा था कि घोटाला हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, उधर हिमंता वादा करते हैं आते ही जेएसएससी कैंसिल करवा देंगे और उसके अलावा परीक्षा करवाएंगे, रोजगार देंगे। रोजगार के नाम पे एक इशू ये भी मुद्दा चल रहा था कि बाहर के लोग बहुत आ रहे हैं झारखंड में। ये तमाम मुद्दे थे। क्या ये कह सकते हैं कि रोजगार जैसे मुद्दे जो हैं वो उस वर्ग तक ही सीमित रह पा रहे हैं जो वर्ग बाहर निकल के पढ़ रहा है, जो वर्ग नौकरियों की तैयारी कर रहा है? कुछ पुलिस वालों की जो दौड़ में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी, उधर भी एक भावनात्मक अपील थी, लेकिन ये सारी चीजें काम नहीं की। जब हम लगातार कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स देखते हैं, जब लोग रिपोर्टर्स पहुंचे वहां पे, तो जब यूथ बोलता था, उस पे माइक पे बोलता था, वो कहता था कि रोजगार के नाम पे सरकार फेल है। बहुत सारे युवाओं को सुना, लेकिन वो परिणाम में नहीं दिखा। क्या वजह है? देखिए, बीजेपी को जो थोड़ी बहुत सफलता मिली है वो इन युवाओं की वजह से ही मिली है। और इन युवाओं की वजह से जो एक अदर सीट है जो जयराम महतो जीते हैं, उसका एक बड़ा कारण महतो एक जाति के अलावा एक यूथ का उनके तरफ झुकना, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी जो पूरी फौज है वो युवाओं की ही है, वो उसकी वजह से मिला। आप इलाका देखिए तो हजारीबाग उधर और कोयलांचल का जो पूरा जोन है, जहाँ के लड़के ज्यादातर रांची आके या हजारीबाग में रह के तैयारी करते हैं। जिस दौड़ की बात, बहाली की बातचीत कर रहे हैं, जिसमें 20 के आसपास लड़कों की मौत होती है, तो उसमें 20 मौत तो हुई है, यानी कि 20 और उसके आसपास के पड़ोसियों को भी जोड़ लें तो 20 चौक 80, 80 परिवार सीधे तौर पे प्रभावित हुआ। करेक्ट। लेकिन उसके अलावा बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जिनको अब भी उम्मीद है कि ये बहाली कंटिन्यू होगी और हमें नौकरी मिलेगी। दूसरे फेज के वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले स्थानीय अखबारों में खबर छपती है कि इस बार अब दौड़ में वो जो डिस्टेंस था उसको लेकर उसको मिनिमाइज किया जाएगा। ये बकायदा खबर छपती है, उसका भी इम्पैक्ट है। और जेएमएम अपने आईटी सेल के माध्यम से इस बात को फैलाने में सफल हुई कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन करने वाले लड़के तो सही हैं, लेकिन उसका जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कोचिंग वाले, उसको बीजेपी ने फंड किया है।
और इस बात को फैलाने में इसका असर, खासकर ये आंदोलन हजारीबाग, बोकारो और रांची के इलाकों में ज्यादातर ये आंदोलन चलता रहा नौकरी को लेकर। लेकिन जेएमएम आखिरी के 1 महीने में, खासकर 20 दिन में इस बात को बताने में सफल रही कि आंदोलन का जो नेतृत्व करता है उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा से पैसा लिया है और उसके दम पर ये चीजें हो रही है। इसके पीछे कुछ फैक्ट्स कोर्ट में भी और कुछ फैक्ट्स पुलिस के सामने भी लाई गई कि जब उन युवाओं से कहा गया कि जो तथाकथित तौर पर घोटाला हुआ है उससे संबंधित आप सबूत दीजिए, तो लगातार 3 सुनवाई के बाद भी वो सबूत पेश नहीं किए गए। इससे उनका जो मुहिम था वो थोड़ा कमजोर पड़ा। नो डाउट, ये बात हम इस वक्त भी कहने के लिए हम तैयार है कि युवाओं को नौकरी देने के नाम पर हेमंत सोरेन सरकार जितनी जो वादे कर चुकी थी उसके 20% भी वो पूरा नहीं कर पाई है। लेकिन वो ये भरोसा दिलाने में कामयाब रही कि अगर हम दोबारा आते हैं, जिन मुश्किलों को बीजेपी ने पैदा किया, क्योंकि कई सारे मामलों को लेकर बीजेपी तुरंत पीआईएल के माध्यम से चली जाती थी हाईकोर्ट, तो इस बात को भी बताने में हेमंत सोरेन सफल है कि हम तो करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बीजेपी पीआईएल करके इसको रोक देती है। तो उस चीज को बताने में भी वो सफल रहे। सीधी सी बातचीत है सर की सफलता के 10 माए बाप होते, विफलता के कोई माए बाप नहीं होते। 10 माए बाप हम लोग गिन रहे हैं, तो ये सारे माए बाप हैं उसके।